बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आज करंट अफेयर स्पेशल में हम रमज़ान मुबारक के हवाले से सेहत पर हम बात करेंगे कि किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि इसमें अपनी सेहत को बेहतर रखा जा सके। इसके साथ साथ जल्दी अमराज के हवाले से भी बात करेंगे और प्रोग्राम की इस नशिस्त में हमें ज्वाइन कर रही हैं डाइटिशियन हैं डॉक्टर रुमायसा बासित। डॉक्टर साहबा आपको खुशामदीद कहते हैं। और कॉस्मेटोलॉजिस्ट हमें ज्वाइन कर रही हैं मोहतरमा फ़र्रुख नौशीन। फ़र्रुख नौशीन आपको भी बहुत खुशामदीद कहते हैं इस गुफ्तगू में। सबसे पहले तो रुमायसा आपकी तरफ आएंगे। आप डॉक्टर साहब फरमाइए कि चूँकि रमज़ानुल मुबारक है और ज़ाहिर है कि इस महीने को हम तरह तरह के खानों से भी मंसूब करते हैं, अगरचे कि इसका ज़्यादातर ताल्लुक़ तक़वा से है। इंसान मुजाहिदा करता है, इंसान कुर्बानी करता है, वो जज्बा होता है, लेकिन साथ साथ में ज़ाहिर है हमारे घरों में मुख्तलिफ पकवान भी बनते हैं। तो क्या वो चीज़ें हैं जिनमें हमें ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारी सेहत भी बेहतर रहे और खाएँ पिए भी बेशक, लेकिन सेहत का भी हम ख्याल रखें? अगर मजमूई तौर पर आप जनरली बता दें हमें। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले ना रमज़ान का एक मैसेज बड़ा डाइवर्स है, इट्स वेरी डिवाइन कि हम लोगों को अल्लाह मियाँ रोज़े के थ्रू हमारी स्पिरिचुअल टेम्पटेशंस, हमारे भूख की टेम्पटेशंस, इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, कैसे अपने आप को स्पिरिचुअली और डीप बनाना है, उससे रिलेटेड है। तो रमज़ान इज़ नॉट ऑल अबाउट फूड, मगर हम लोग क्या करते हैं कि हम इसे सिर्फ खुराक से ही रिलेट कर देते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट फूड, इट्स ऑल अबाउट पकौड़ाज, इट्स ऑल अबाउट समोसे, फ्राइड चीज़ें। तो आपने यही इस्लाम का भी यही पैगाम है कि आपकी खुराक में, आपकी ज़िंदगी में मियाना रवि हो, मॉडरेशन इज़ द की। और दूसरा, आपने ख़ास तौर पे रमज़ान में, क्योंकि वी हैव 2 मील्स इन अ डे, तो अपनी जो डाइट है उसको डाइवर्स भी रखना है। तो आपने बैलेंस डाइट खानी है जिसमें ऑल 5 फूड ग्रुप शुड बी इंक्लूडेड। वाटर इनटेक आपका अच्छा हो, देन आप ऐसी चीज़ें खाएं, खाने भी ऐसे खाएं जो आपकी बॉडी को हाइड्रेट करते हैं, जिनके अंदर वाटर कंटेंट ज़्यादा है, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इनका प्लेंटी में इस्तेमाल करें। देन फ्राइड फूड को कम खाएं क्योंकि ये हमारे कल्चर का पार्ट बन चुका है। जनरेशन्स टू जनरेशन्स आर रिलेटिंग इट टू पकौड़ा, यानी बगैर पकौड़े के किसी घर में शायद मुश्किल से ही अफ्तारी होती हो। तो खाएं बट मॉडरेशन में खाएं, 1 and 2 इज़ इनफ। देन अपने जो कोई भी योगर्ट को अपनी डाइट का पार्ट बनाएं, प्रोबायोटिक्स शुड बी एडेड इन योर डाइट। मिल्की प्रोडक्ट्स जो होते हैं, या डेयरी प्रोडक्ट्स जिसमें एग्स भी आ जाते हैं, मिल्क भी आ जाता है, जैसे लस्सी आ जाती है। लस्सी इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रिंक बट इसके बहुत फ़ायदे हैं। तो इन चीज़ों को ऐड करें क्योंकि हमारे समर्स के रोज़े होते हैं, तो हमारा वाटर कंटेंट, कुछ तो हम जो वाटर से लेते यानी पानी पीते हैं, कुछ हमारे खाने से हमें मिलता है। तो उन सारी चीज़ों को ऐड करें ताकि आपको जो वाटर की डेफिशिएंसी हो जाती है ड्यूरिंग अ फास्ट, तो वो ठीक हो सके। दूसरा, ज़्यादा प्रोसेस्ड चीज़ें जिनके ऊपर यानी जो पैकेट से खुल के चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं, उनका इस्तेमाल कम से कम करें क्योंकि उनके अंदर प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, एडिटिव्स होते हैं, जो कि हमारी डाइट के लिए ठीक, हमारे बॉडी के लिए ठीक नहीं है। तो स्टे एज क्लोज एज मच टू द नेचर। जितना आप ऑर्गेनिक और नेचर के क्लोज रहेंगे उतना ही आपकी हेल्थ रमज़ान क्या ऑर्डिनरी डेज में भी इम्प्रूव करती है। उसके अलावा जिन खानों के अंदर सोडियम ज़्यादा है, जैसे अचार हो जाता है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिनमें शुगर ज़्यादा है, मुरब्बे वगैरह, तो उनसे प्यास ज़्यादा लगती है, आपका यानी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं है। तो उन चीज़ों का भी इस्तेमाल कम से कम करें। एट द एंड ऑफ द डे अगेन मॉडरेशन इज़ द की। उसके अलावा नट्स ऐड करें अपनी डाइट में सुबह के टाइम, या सेसेमे सीड्स जिनको हम तिल कहते हैं, उनका इस्तेमाल करें। तो इन सारी चीज़ों से होलिस्टिकली आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, स्पिरिचुअली भी, क्योंकि आप मेंटली भी सेटिस्फाइड होते हैं, तो और फूड के थ्रू भी आप ग्रो करेंगे। तो ये एक होलिस्टिक अप्रोच है इन रमज़ान टू इम्प्रूव योर हेल्थ। ठीक है। और ये ज़ाहिर है गोश्त का इस्तेमाल भी बढ़ जाता है, बीफ हो, मटन हो, चिकन हो, फिश वगैरह की शक्ल में हो, उसका कैसे बैलेंस रखना चाहिए? क्योंकि ज़ाहिर है आपको सब्जियां भी खानी हैं, साथ में और चीज़, बैलेंस तो आपने रखना है, तो किस हिसाब से खुराक में इनका मिक़दार होनी चाहिए? अक्सर मैं लोगों को यही सजेस्ट करती हूँ, हैव मीट, गुड फॉर्म ऑफ मीट, जिसके अंदर ना सबसे अच्छा जो मीट है, जिसके अंदर प्रोटीन की बायो अवेलेबिलिटी सबसे ज़्यादा है, वो बकरे का गोश्त है। बट सिंस इट्स नॉट अवेलेबल फॉर ऑल, यानी अफोर्डेबल नहीं है, तो आपने जो भी काइंड, चिकन है, फ़िश है, मीट है, बड़ा गोश्त है या दुम्बा है, जो भी है, उसको मॉडरेशन में ऐड करें अपनी डाइट में। लाइक
ट्वाइस अ वीक, थ्राइस अ वीक, इट्स गुड। आप अगर ये लेते हैं तो आपकी डाइटरी इनटेक भी ठीक हो जाती है। कुछ प्रोटीन आपको दालों से भी मिल जाता है, एग से भी मिल जाता है, तो आपकी डाइट डाइवर्स होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट वन फूड ग्रुप के हम लोगों को गोश्त बहुत पसंद है तो सारा हफ्ता गोश्त बनेगा। यू हैव टू चेंज करते रहें। एड एवरी फूड ग्रुप इन योर डाइट। डे वाइज भी चेंज करें, वीक वाइज भी चेंज करें, डोंट स्टिक टू वन। अगर आपको किसी फूड से एडिक्शन हो जाती है, लाइक आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ चॉकलेट, इट डजंट मीन कि मैं रोज़ चॉकलेट खाऊं। आई कैन हैव चॉकलेट बट इन मॉडरेशन। तो उसी तरह हर फूड ग्रुप के लिए सेम रूल अप्लाई होता है, हैव एवरीथिंग इन मॉडरेशन। किसी चीज़ के को भी अपनी ज़िंदगी का ऐसा पार्ट ना बनाएं कि आपको लगे उसके बगैर ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है। तो रमज़ान का मैसेज भी यही है कि खुराक को आप लोग इतना टेम्पटिंग समझते हैं बट स्टिल वी कैन कंट्रोल इट, यानी हमें अपनी नफ्स पे कंट्रोल होगा, हम खुराक को मॉडरेशन में लेंगे। तो इट डजेंट मैटर कि आपको कोई चीज़ कितनी पसंद है, यू स्टिल हैव टू हैव इट इन मॉडरेशन। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी तरफ मैं दोबारा आता हूँ। फ़रुख नौशीन साहिबा की जानिब जाते हैं। फ़रुख साहिबा, आप बताइएगा कि खुसूसन रमज़ान और मुबारक के दिनों में किस किस्म के मसाइल हमें हो सकते हैं, और हमें ये जो हाइड्रेशन का जो प्रॉब्लम होता है, बंदा बाज़ों का डिहाइड्रेट हो जाता है, उससे किस किस्म की स्किन पे आपको कुछ अपीयरेंस होती है, नहीं होती है, या किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा इस माह मुक़द्दस में ताकि हम उसी तरह फ्रेश रहें जैसे हम होते हैं यूजुअली? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो ये होता है कि हम लोग आर्टिफिशियल ड्रिंक्स की तरफ ज़्यादा जाते हैं, जैसे 7 अप कह लें, पेप्सी कह लें, सॉरी, कि इस तरह के आप आर्टिफिशियल ड्रिंक्स मत लें। जो भी है नेचुरल ड्रिंक की तरफ जाएं कि आप विटामिन सी लें, आप जैसे नेचुरल खुद करें। लेकिन नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि वो आर्टिफिशियल ड्रिंक लेते हैं, उसे डिज़ोल्व करते हैं और पीना शुरू कर देते हैं। तो हाइड्रेशन की बजाय आप कुछ ना लें, आप सिंपल प्लेन वाटर ले लें। जब आप वाटर इनटेक को बैलेंस करेंगे कि आपने 8 ग्लास ऑफ वाटर लेना है, तो आपको हाइड्रेशन का प्रॉब्लम नहीं होगा। हम लोग क्या करते हैं कि सहरी में इकट्ठे ही 4-5 ग्लास पीना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन हमारे पास जो रात का टाइम है उसके दौरान अगर हम अपना वाटर लेवल मेंटेन रखेंगे तो ये प्रॉब्लम हाइड्रेशन का नहीं होगा। सेकेंडली, रोज़े का जो असल पर्पज़ है वो यही है कि अल्लाह ताला हमें सिखाना चाहते हैं कि जो जिन लोगों के लिए चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं तो वो उन लोगों के ऊपर क्या गुजरती है। तो बाकी ये है कि अगर आप हाइड्रेशन या इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो उसके लिए आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना वाटर अलार्म रखें या आप काउंट रखें। अपना वाटर काउंट जब आप रखेंगे तो सारी चीज़ें जो हैं वो बैलेंस हो जाएंगी। अच्छा, और जनरली जो अब ये मौसम चेंज हो रहा है, किस किस्म की हम जल्दी अमराज हम देख रहे हैं या एक्सपीरियंस कर मौसम सकते हैं? चेंज में क्या सबसे प्रॉब्लम हो पहले तो सकती जो है? मेन आता है वो यही है कि आपको ड्राइनेस फील होती है। उसके लिए आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करें। मॉइस्चराइज़र इतना ज़रूरी है आपकी स्किन के लिए कि आप अगर उसे मॉइस्चराइज़ करेंगे, जो लोग रेगुलरली मॉइस्चराइज़ करते हैं और जो बिल्कुल नहीं करते हैं, उनकी स्किन स्ट्रक्चर में बहुत डिफरेंस है। उनकी स्किन जिनकी ड्राई है तो ज़्यादा जल्दी सैगी भी होगी, वो ज़्यादा जल्दी बूढ़ी भी लगनी स्टार्ट हो जाएगी। जितना आप स्किन को अच्छा मॉइस्चराइज़ रखेंगे, आपकी स्किन हाइड्रेट भी रहेगी, यंग लुकिंग भी रहेगी। तो ज़्यादा जो ड्राई वेदर है इसका नुकसान यही है कि आपकी स्किन पे अफेक्ट होता है। मास्क जैसे वायरस की वजह से तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मास्क का इस्तेमाल इस वजह से भी बहुत ज़रूरी है कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है कि डायरेक्ट डस्ट से, सनलाइट से। नॉर्मली जब ये कोरोना वायरस नहीं था, इससे पहले भी हम स्किन को बचाने के लिए मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते थे कि अगर आप चाह रहे हैं मार्केट में जहाँ आपको लोग नहीं जानते तो बेहतर है कि आप मास्क पहनें। अब तो इन हालात में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नॉर्मली जितने भी ज़्यादा जैसे सन बर्न है वो इसी वजह से होता है कि डायरेक्ट सनलाइट जब आपके फेस पे पड़ती है। तो जितनी जल्दी इमराज जो ड्राइनेस है, इचिंग है, उससे बचने के लिए आप मॉइस्चराइज़र करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्किन को कवर रखें। ग्लव्स पहने अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं धूप में, और उसके अलावा अगर आप बाहर जा रहे हैं तो ग्लव्स का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी है। अगर आप यूरोप की पुरानी फिल्में देखें तो उनके अंदर वो ग्लव्स का इस्तेमाल जो उमरात है बहुत ज़्यादा करते थे ताकि उनकी स्किन ख़राब ना हो। तो इसमें यह है कि हमारे पास तो नॉर्मली पाकिस्तान में चीज़ें बड़ी इजीली अवेलेबल हैं कि आप कॉटन के ग्लव्स ज़रूर इस्तेमाल करें, उससे आपके हाथ ठीक रहेंगे। फेस मास्क करें, स्किन को कवर रखें। ठीक ठीक है डॉक्टर साहब, आप फरमाइए कि ज़ाहिर है कुछ पेशेंट्स डायबिटीज़ भी होते हैं, डायबिटीज़ के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि क्या उनको एहतियात रखनी होगी रमज़ान के महीने में, और किन चीज़ों से परहेज़ करना होगा और किन चीज़ों को वो यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा? ठीक है, जब डायबिटीज़ की बात आती है तो हमारा ना रूल ऑफ थंब है दैट कि 15 ग्राम कार्ब्स से ज़्यादा वो कार्ब्स ना लें।
इफ़ दे टेक 15 ग्राम तो उनको नुकसान नहीं होगा, बिकॉज हमने मैनेज करनी है ना उनकी कार्ब्स। व्हेन इट कम्स टू डायबिटीज़ वी फोकस ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। तो हम ये करते हैं 15 ग्राम रूल फॉलो करते हैं। देयर इज़ एन एक्सचेंज लिस्ट जिसमें हम उन्हें गाइड करते हैं कि इतनी इतनी अमाउंट में आप ये फ्रूट्स ले सकते हैं, आप जूस भी है मॉडरेशन में लेते हैं। क्योंकि जब भी कुछ चीज़ें होती हैं सिंपल कार्ब्स, कुछ होते हैं कम्प्लेक्स कार्ब्स। जो सिंपल कार्ब्स होते हैं वो आपकी ब्लड की जो इंसुलिन लेवल है उसको, जो ग्लूकोज लेवल है उसको बहुत जल्दी स्पाइक देते हैं। तो हम उनको ऐसी चीज़ें रिकमेंड करते हैं जो होल ग्रेन्स हो जाती हैं, या फिर ब्राउन ब्रेड या ब्रैन ब्रेड, इस तरह की चीज़ें दे आर गुड फॉर देम क्योंकि वो कम्प्लेक्स कार्ब्स हैं। इवन जनरल पब्लिक के लिए भी हम लोग ये कहते हैं कि आप लोगों ने सहरी के अंदर कम्प्लेक्स कार्ब्स लेने हैं, क्योंकि आपका ग्लूकोज लेवल आपको ताकि थ्रू आउट द डे एनर्जी मिलती रहे, उसकी डाइजेशन देर से होती है। और जब हम अफ्तार करते हैं तो हमें ना एक ग्लूकोज लेवल हमारा बॉडी के अंदर लो हुआ होता है। सेम गोज़ फॉर डायबिटिक पेशेंट्स, तो उनको भी लेकिन मॉडरेशन में लेनी पड़ती है कि 15 ग्राम जितनी कार्ब्स वो ले सकते हैं। उसकी प्रॉपर सर्विंग साइज होती हैं, 3 डेट्स के अंदर 15 ग्राम कार्ब्स है, तो हम उनको उस चीज़ के ऊपर एजुकेट करते हैं। दूसरा ये शुगरी ड्रिंक्स या जो हम शरबत का इस्तेमाल करते हैं उन चीज़ों से हम उन्हें रोकते हैं। तो थोड़ा उन्हें गुड़ की साइड पे लेके आते हैं, गुड़ अगर वो ओरिजिनल मिल जाए बगैर किसी बट स्टिल इन दैट 1/2 इंच जितना गुड़ इज़ गुड फॉर देम। तो इसी तरह उनके लिए भी द की इज़ मॉडरेशन। तो जब वो ग्लूकोज लेवल को अपने मैनेज करते रहते हैं, कार्ब्स मैनेज करते रहते हैं, तो उनको एज सच ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आती। प्रॉब्लम्स तब आती हैं जब वो कभी ज़्यादा कर जाते हैं। जैसे फास्ट रखना उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, उनको सुपरविजन में फ़ास्ट रखना पड़ता है। हमें उनका जो ग्लूकोज लेवल है साथ साथ सुपरवाइज करना पड़ता है, वरना वो फेंट भी हो सकते हैं या उनके लिए नुकसान हो सकता है फास्ट रखना। तो डायबिटिक पेशेंट्स को अपनी जो डायबिटीज़ की जो इंटेंसिटी है उसके लिहाज से रखना चाहिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा डायबिटिक है 200 या बहुत जल्दी उसकी फ्लक्चुएट होती है शुगर, तो वी डोंट रिकमेंड फास्टिंग फॉर देम। ठीक है, क्योंकि अल्लाह मियाँ ने भी हमारे मज़हब में भी है कि इतनी है कि अगर आपकी सेहत इजाज़त नहीं देती तो डोंट गो फॉर इट। बिल्कुल सर। फ़ारूक आप बताइए कि आप क्या सजेस्ट करती हैं? वैसे तो ये डाइटिशियन का रोल है, लेकिन क्या सजेस्ट करती हैं एज ए कॉस्मेटोलॉजिस्ट के खुराक में क्या प्रेफरेंस होनी चाहिए, क्या खाना चाहिए? एक तो आपने कर लिया कि ज़्यादा हाइड्रेशन के लिए पानी और ये सारी चीज़ें, लेकिन खुराक में भी कुछ ना कुछ सजेस्ट करती हैं आपको स्किन बेहतर रहे स्किन? जैसे इन्होंने भी बताया कि बेसिकली किसी भी चीज़ में बैलेंस बड़ा ज़रूरी है। हम अगर जैसे देखते हैं कुछ लोग हैं कि वो एक ही चीज़ खा रहे हैं, वो आपको नुकसान पहुँचाना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मेरे ख्याल से आप अपनी बॉडी टाइप देखें, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करें कि ये खाना है या नहीं खाना। लेकिन जैसे मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि आप हर चीज़ खाएं लेकिन बैलेंस खाएं। और आप जितना नेचर के करीब रहेंगे, लाइक आप वेजिटेबल्स ले रहे हैं, आप फ्रूट्स ले रहे हैं, आप ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जैसे ग्रेन्स ले रहे हैं, वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाते, आपको फ़ायदा देते हैं। लाइक कोई अगर ग्रेन्स पे शिफ्ट होना चाहता है, वो जितने मर्ज़ी खा लें वो उसको नुकसान नहीं देंगे। इसी तरह आप नेचुरल डाइट रहें, ये जैसे फ़ास्ट फूड टाइप चीज़ें हैं इनसे दूर रहें। आप जितनी भी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, जैसे अगर आप साग को लें, साग के अंदर 0 कैलोरी आप उसके अंदर ऐड करते हैं। जो लोग डाइट करना चाहते हैं वो ऐसी चीज़ें खाएं जो ज़्यादा ग्रीन हैं, ज़्यादा सैलड हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, वाटर इनटेक है, वो आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी करता है, उसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो आपको देता है, और सारी चीज़ें जो आपको रिक्वायर हैं वो आपको सफिशेंट तादाद में इन चीज़ों के अंदर मिल जाती हैं। अब कुछ लोग जैसे देखते हैं, हम अगर हैबिट्स को नोट करें कि वो लोग जैसे बकरे का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और वो करते ही रहते हैं, तो उनकी आपको स्किन भी बिल्कुल वैसी ही नज़र आना स्टार्ट हो जाएगी। तो किसी भी चीज़ को आपने बैलेंस लेके चलना है, हर चीज़ खाएँ, बैलेंस लेके चलें, उसके अंदर आप डिसऑर्डर्स ना करें कि आप एक ही चीज़ खा रहे हैं तो उसको ही खाते जा रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है। एसिडिटी का जो प्रॉब्लम होता है ये भी बहुत ज़्यादा होता है, यानी मैदे में जलन होती है खुराक के बाद। इसमें फिर इस महीने के अंदर आपको फिर इसी पे फोकस रखा जाए कि डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल और मसालों और फ्राइड चीज़ों का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, या क्या कैसे रखा जाए इसमें तवाज़ुन? देखें, बेसिकली हमने अपनी जो बॉडी की पीएच है ना उसको न्यूट्रल रखना होता है। हमारी बॉडी के अंदर पानी 70%, तो हमने क्या करना होता है, अब एसिडिक चीज़ें हैं जैसे चाय हो गई, कैफ़ीन होगी, या फ्राइड फूड हो गया, स्पाइसेस हो गए, दे ऑल आर एसिडिक। तो हमने उसके साथ उस अल्कलीन चीज़ ज़रूर लेनी है, जैसे ग्रीन टी हो गई
या फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, दे आर बेसिक साइड पे हैं क्योंकि उनमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो हमने एक बैलेंस अगेन क्रिएट करना है कि हमारी बॉडी की जो पीएच है वो न्यूट्रलाइज रहे। सेकेंडली हमारी ये सेडेंट्री लाइफस्टाइल है कि हम लोग ना जैसे ही अफ्तारी होती है ढेरों पानी पी लेते हैं और सो जाते हैं, ठीक है, और हम लोगों को लिथार्जी होती है, लेजीनेस, फटीग होती है। तो ये नहीं करना, यू हैव टू ड्रिंक या वो चीज़ें लें जो आपको एनर्जी दें एंड आपने एक्टिव रहना है। जो अक्सर लोगों की आदत होती है खाना खा के सो जाते हैं, तो इस वजह से ना आपको एसिडिटी होती है जिसको हम गर्ड भी कहते हैं, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स होता है। तो एक तो आपने सोना नहीं है, आधा घंटा अगर आपने कुछ खा लिया है तो 20 से 30 मिनट्स तक खाने के बाद आपने एक्टिव रहना है। यू हैव टू वॉक या फिर आप एटलीस्ट बैठे रहें, डोंट लाई डाउन। एक तो उनको उस चीज़ पे फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाना है, जैसे अगर कंसर्न हम इफ्तार का इस चीज़ पे रखते हैं तो उस इफ्तार में भी ऐसे है कि आप पानी पिए 2 ग्लास या 1 ग्लास जितनी आपको प्यास है, देन डेट्स के साथ रोज़ा खोलें एंड उसके बाद आप थोड़ा सा कुछ खा के देन गो नमाज पढ़ के, फिर उसके बाद आपको फील होगा कि आपकी बॉडी के अंदर आपको दोबारा भूख लगने लगेगी, यू विल फील एक्टिव। तो थोड़े थोड़े मील्स लें, ज़्यादा बल्क में ना लें। अच्छा, वो वही जो रूटीन बाज़ लोगों की होती है कि या तो इफ्तार के साथ ही बिल्कुल ही एक ही गो में खाना खा लेते हैं, और बाज़ लोग ऐसे होते हैं जो नमाज पढ़ते हैं मगरिब के बाद, या बाज़ तो ऐसे लोग भी होते हैं कि ईशा और तरावी पढ़ने के बाद फिर वो खाना खाते हैं। तो बेहतर यही है कि फिर आप दें ताकि अब जैसे देखिए फॉर एग्जांपल मैंने सैलड खाया, फ्रूट सैलड, उसकी एक अपनी एक डोमेन है, यानी एक अपने न्यूट्रिएंट्स हैं। मैं उसके बाद फ़ौरन बहुत सारी चीज़ें खा लूँ तो उस चीज़ का फ़ायदा मुझे शायद ना मिले या वो इनहिबिट हो जाए। तो थोड़ा थोड़ा गैप्स दें मील्स में ताकि एक चीज़ के ऊपर की डाइजेशन अच्छे से हो जाए, एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट्स की अच्छे से हो जाए, देन वी मूव अप टू द सेकंड ग्रुप। तो इसी तरह थोड़ा थोड़ा गैप दे के खाएँ, थोड़ा सा एक्टिव रहें, तो उससे आपको एसिडिटी नहीं होगी। सर हमें यह भी तो ध्यान रखना होगा ना कि अगले सहरी भी फिर बहुत करीब आ जाती है, तो ताकि थोड़ा थोड़ा खाए बंदा, ऐसा ना हो कि उसके साथ ही मिल जाए वो। लेकिन यही है ना, अब जैसे अब तरावियाँ पढ़ के उसके पहले खा लें या उसके बाद खा लें, एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स का तो गैप रखें। यानी रोज़ा खोला आपने, खजूरों से पानी पिया, उसके बाद फ्रूट सैलेड लिया, नमाज पढ़ ली, 5-10 मिनट का गैप आ गया, देन आए जो भी फ्राइड चीज़ आपको पसंद है, जो भी चीज़ आपने खानी है आप खा लें, शरबत पीना है, देन फिर आप उसके बाद थोड़ा सा तरावियाँ पढ़ के फिर इशा की नमाज़ पढ़ के खाना खा लें। 10 बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे, उसके बाद सहरी तो फिर 3-4 बजे आती, तो एक बन जाएगा साइकिल एक्टिव। सही है जी। आप ऐड करना जिन लोगों को गट हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम है तो रोज़ा बड़ा इफेक्टिव है उसका रोल, क्योंकि जब हम सहरी करते हैं तो हमारी गट में रिपेयरिंग स्टार्ट हो जाती है, और उसका एक रूल है कि आप अगर पानी का एक ड्रॉप तक अंदर नहीं जाना चाहिए जब आपकी गट की सारी क्लीनिंग हो रही है। तो रोज़े अल्लाह ने पूरी बॉडी के लिए एक प्यूरिफिकेशन सिस्टम रखा हुआ है कि आपकी पूरी बॉडी को वो क्लीन कर देता है। जो आप पूरा साल अपनी बॉडी के अंदर भर रहे हैं रंग बिरंगी चीज़ें हैं, तो वो रोज़ा इस सिलसिले में बड़ा मददगार है। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ में कहते हैं नहीं जी हम तो नहीं रख सकते, हमें ये हो जाता है। अगर आपकी जनरल हेल्थ अच्छी है, कोई डायबिटीज़ वगैरह नहीं है, तो आप इस चीज़ को मेक श्योर करें कि रोज़ा आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ के अलावा आपकी जिस्मानी हेल्थ में भी आपको फ़ायदा दे रहा है, कि आपकी पूरी बॉडी आपको लाइट लगती है। आप जैसे ही रोज़े की नीयत बांधते हैं, आप सोते हैं, आप सुबह उठते हैं, आपको ब्लॉटिंग फील होती है। वो इसीलिए होती है कि बेसिकली आपकी गट क्लीन हो रही होती है। तो आप हर रिलीजन को देख लें, किसी न किसी सूरत में रोज़ा ज़रूर है, इसीलिए है कि आपकी बॉडी के लिए बहुत बेनिफिशियल है। वो सिर्फ ये नहीं है कि आप ने रखे और आप भूखे प्यासे रहे हैं तो आपको बदले में कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो आपको इसका बेनिफिट भी ज़रूर मिलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये बताइएगा कि ये तो हमने इफ्तार पे सारा फोकस किया, सहरी के लिए भी कुछ सजेस्ट करती हैं कि को डाइट में बैलेंस होना चाहिए, ताकि दिन भर में हम तो इतना खा लेते हैं कि हम कहते हैं कि शायद ये हम स्टोर रखेंगे और दिन भर ये मटीरियलाइज होता रहेगा और हमें भूख और प्यास नहीं लगेगी, लेकिन एक बैलेंस तो होना चाहिए। बैलेंस इज द की। सेकंड, हम लोगों ने ना वही बात है, माई प्लेट प्रिंसिपल फॉलो करना है, जिसमें हमारे पास फ्रूट भी होगा, जिसमें हमारे पास सालन या जो भी आप लोगों के घर में बना हुआ है, इवन एग भी हो सकता है, डेयरी की सोर्स होगी, देन नट्स भी लें, क्योंकि सहरी के वक्त हमने ऐसी चीज़ें लेनी है जो एनर्जी हमें थ्रू आउट द डे देंगी, तो दे शुड बी कम्प्लेक्स।
और एनर्जी डेंस हो, तो नट्स आर एनर्जी डेंस। दूसरा, सीड्स की शक्ल में जैसे पम्पकिन सीड जिनको हम कद्दू के बीज कहते हैं, या तिल जिनको हम सेसमे सीड्स कहते हैं, वॉलनट्स, कोई बादाम आप सोख करके रात को रख दें, सुबह को आपने सहरी में लेने हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब आप ऐड करेंगे ना, तो आपको थ्रू आउट द डे कंसिस्टेंट एनर्जी मिलती रहेगी, क्योंकि उनके जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है देर तक आपकी बॉडी में वो ग्लाइसेमिक लोड उनका रहता है। तो आपने ऐसी चीज़ें लेनी है जो हजम देर से होती हैं, लेकिन आपकी गट पे भी ये नहीं है कि हैवी रहेंगी, बट इसी तरह की जो कैलोरिक डेंस चीज़ें हैं वो लें, बिकॉज यू नीड कैलोरीज थ्रू आउट द डे, और स्टिल आपको अपने स्टमक पे हैवीनेस नहीं फील होगी। एंड पानी का इंटेक 2 to 3 ग्लासेस रखें, उससे ज़्यादा ना रखें। ठीक है। फ़रोख नौशीन साहब, आप ज़रा स्किन की बीमारियों की तरफ आते हैं। ये बताइए, ये जो स्किन एलर्जी जब हम बात करते हैं, तो ये स्किन एलर्जी क्या होती है और कैसे इसको अवॉइड किया जा सकता है? बेसिकली ज़्यादातर अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे तो स्किन एलर्जी उन लोगों को ही होती है जो अपनी सफाई का ज़्यादा ख्याल नहीं रखते। हमारे यहाँ तो कॉन्सेप्ट ये है, अक्सर लोग स्किन एलर्जी के साथ आते हैं, रैशेस बने हुए होते हैं, पैचेस होते हैं, तो उनके ज़्यादातर प्रॉब्लम यही होता है कि वो टॉवल यूज़ कर रहे होते हैं कंबाइन। तो उसके ऊपर भी बेसिक प्रिंसिपल यही इम्प्लीमेंट होता है कि जिन लोगों को ये प्रॉब्लम हो तो वो सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बिस्तर की चादर उनको रोज़ाना चेंज करनी चाहिए, टॉवल को धूप लगवाएं या डेली कम से कम अपना टॉवल जो है वो वॉश करें। हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट है कि वॉशरूम में टॉवल पड़ा है तो पड़ा ही रहता है। हमारे पास तो इतनी अल्लाह ताला की नेमत है धूप की सूरत में, जो बाकी ममालिक में नहीं है उस तरह से, तो हम अपने टॉवल को धूप लगवाना एक अच्छी चीज़ नहीं समझते हैं कि लाइक लेज़ीनेस में पड़ा है तो पड़ा रहे। आपका टॉवल कोशिश करें या तो आप डेली चेंज करें, अगर आप डेली नहीं चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको धूप में रख दें, ताकि उसके अंदर जितने बैक्टीरियाज़ हैं, जितने वायरसेस हैं, वो उसके अंदर धूप से वो ख़त्म हो जाएं। धूप बड़ा एलिमेंट है। ब्लैंकेट्स हैं या रज़ाइयाँ हैं, आप उनको भी धूप में कम से कम सुबह आप रखते हैं, तो उससे ये है कि उसके अंदर जितने जरासीम हैं एटलीस्ट वो मैक्सिमम हद तक ख़त्म हो जाएंगे। तो ज़्यादातर बीमारियाँ इसी सूरत में होती हैं जब अक्सर लोग ज़्यादा कंबाइन फैमिली में रह रहे होते हैं, वो सफाई का ख्याल नहीं रखते, वॉशरूम क्लीन नहीं कर रहे होते, तो फिर ऑब्वियसली इस तरह की रिएक्शन भी आपको बीमारियों की सूरत में मिलता है। और धूप से जो है ज़ाहिर है ये तो वो भी है, फ़ायदेमंद भी चीज़ है, लेकिन इसके साथ साथ जो इस वक्त जो मौसम की जो शिद्दत होती है उससे किस किस्म के ख़तरात होते हैं? उससे मेन ख़तरा यही होता है कि आपको सन डैमेज हो सकता है, चाइयाँ बन सकती हैं। तो उसके लिए मेन बेसिक प्रिंसिपल यही है कि आप कोई भी जो मॉइस्चराइज़र या क्रीम यूज़ करें तो उसमें SPF 15 मिनिमम हो। जब आप वो यूज़ करेंगे तो आपके जो ओपन पार्ट्स हैं, जैसे हाथ है, फेस है, नेक है, उस पर अगर आप वो लगा के धूप में जाएंगे तो आपको डैमेज देना बंद कर देगा, क्योंकि धूप का रोल विटामिन D से भी है। अगर आप बिल्कुल धूप से बचेंगे और धूप में नहीं जाएंगे तो आपकी